5 टर्म्स दिए थे मैंने। हाँ यस मैम, होमवर्क डन मैम। मेरा मैम ये संडे जो टेस्ट है, जिसको 13 थे उसको 13 देना है, और जिसको बाकी वो है हाँ 13 चैप्टर किसको है इधर? हैंड रेज मेरे करो, को। हैंड रेज करो इधर। हाँ मैम मैम 13 चैप्टर है कौन सा? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट इनवर्स। मैम कल हमें ऑफलाइन में आना है एसपीजीटी में, क्योंकि जब एसपीजीटी में हमने फोन करके पूछा तो उन्होंने बोला थर्सडे को चालू होगा सिर्फ मैथ्स के लिए। 1 2 3 का नहीं करना है, उसके अलावा कोई चैप्टर ना करो। और तुमको आने वाला एग्जाम इस कथन तुम्हें ही है 13 चैप्टर। हाँ मेरे को है 13 चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बेटा क्या सो रहे हो क्या तनिष्का? मैम मेरा हैंड इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसको है वो हैंड रेस करो। फिर से आई एम सेइंग ठीक है, हैंड्स डाउन। दूसरा मैंने कौन सा चैप्टर बोला है? 8 और उसके बाद 8 5 हाँ 5 और 8 और 8 में 8.2 तक। मैम मेरे को 8 है पर 5 नहीं है। मैम मेरा 8 है। मैम मेरे को 8 और 5 दोनों है। ठीक नहीं है मैम मेरा 5 दोनों है। मैम। हमारा 5 और 8 दोनों में से कोई 8.3। मैम आपका एसपीजीटी मेरे को कोई पूछेगा नहीं कुछ भी। मैम ये चैप्टर खत्म होने के बाद डाउट सॉल्व कर दोगे मैम? हाँ मानव तुम्हारे डाउट बेटा पूछो सबसे पहले। मानव हेलो मैम। तुम्हारे डाउट बोलो पहले। मैम मेरे को तो चैप्टर 7 की क्विज स्कूल की वर्कशीट थी, उसमें से मैं डाउट बोल रहा हूँ। फाइंड द क्यूब रूट 4913 विदाउट फैक्टराइजेशन। 9 13 13 मैम विदाउट फैक्टराइजेशन करना है। राइट लिखा है। हाँ इतना ही है, विदाउट फैक्टराइजेशन करना है। विदाउट फैक्टराइजेशन अगर क्यूब रूट फाइंड करना होता है, विदाउट फैक्टराइजेशन करना होता है तो यहाँ पे पीछे से पैर बनाओगे। तो यहाँ से 3 की पैर बनी। अब क्या देखना है तुम्हें? सबसे पहले 3 यहाँ पे जो नंबर दे रखा है 3, किसके क्यूब के पीछे 3 आता है? यू हैव टू लुक दैट। कौन से नंबर का हम क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 3 होता है, दैट इज 7। तुम्हें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लेते हैं। तो 7 का क्यूब होता है 343। तो यूनिट डिजिट पीछे क्या आया? 7 का क्यूब के पीछे आया 343। तो 7, ये देखो पीछे से 3 का रूप बनाना है, ये बनाया तो इधर आएगा 7 और फिर आएगा 4। तो 4 से कम कौन सा क्यूब होता है? तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। 4 से लेस कौन सा हुआ? 1। इसका क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है 17। तो ये 4913 17 का क्यूब हुआ। एक और नंबर लेते हैं 3375। पीछे से 3 डिजिट, पीछे 5, किसका क्यूब करते हैं तो पीछे 5 होता है 5 का। फिर वापस आया 3, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो ये तो चलेगा ही नहीं, बड़ा 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपका वीडियो पॉज हो गया तो वो हो गया 1। वीडियो नहीं दिख रहा था अभी। मानव अंडरस्टूड? मैम? यस मैम। मुझे भी एक डाउट है मैम। बेटा साथ में उसकी एग्जाम कल है, तुम्हारी है कल ही एग्जाम है साथ में। नो मैम मेरी लेट मी सॉल्व हिज डाउट। उसके डाउट हो जाते हैं फिर मैं तुमको पूछती हूँ, तुम तुम्हारा हैंड रेस करके रखो। यस मानव बोलो नेक्स्ट डाउट। मैम और एक डाउट है,
वो भी उसी वर्कशीट का है। श्यामला ग्रीव 400 प्लांट। स्पाइरल का है कि वर्कशीट अलग वर्कशीट का है? मैम वर्कशीट का है, स्कूल की वर्कशीट का। स्कूल की वर्कशीट का? स्कूल की वर्कशीट का है बेटा? हाँ मैम। तो शेयर कर सकते हो स्क्रीन? मैं वो शेयर तो नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास वो पीडीएफ है नहीं अभी कंप्यूटर पीसी में। चलो बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो। Shyamala grew 400 plants in her garden. How many more plants should she grow so that the total number is a perfect cube? हाँ, तो परफेक्ट क्यूब तो तुम्हें यहाँ पे जो दिया है ना, नंबर क्या दिया है? नंबर क्या दिया है बेटा? मैम 400। 400। तुम्हें 400 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है? 400 के फैक्टर्स निकालोगे तो वो परफेक्ट क्यूब होगा नहीं, तो उसमें जो कम पड़ रहा है वो तुमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जाओ फिर इसमें। देखो 400 के फैक्टर्स निकालो क्या होते हैं। हमें सबको करना है। मैम आज सिर्फ डाउट ही सॉल्व हो गया मैम, हमको आज करने का चैप्टर 2 and 5। अभी ये परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे 2 का पेयर होना चाहिए, जैसे 2 का सिर्फ एक ही पेयर है, तो यहाँ पे हमें एक और 2 और चाहिए ताकि वो 1 + 2 3 बने, और एक 5 भी चाहिए। देखो मैंने ये मल्टीप्लाई किया मैम 20। यस। हाँ तो मेरे लेक्चर में पूछो। मल्टीप्लाई है बीच में? नहीं पूरा मल्टीप्लाई है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट मानव। यस मैम। और तो मैम मेरे को 6.1 में डाउट है, चैप्टर नंबर 6 में। मैम एक सेकंड मेरा टेक्स्ट बुक खोल दो। मैम 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। हाँ बोलो। What will be the unit digit of the square of the following? तुम्हें उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट, तुमको स्क्वायर नहीं फाइंड करना है। 272 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो जो लास्ट है उसी का स्क्वायर करो तो आएगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4। फिर जैसे दूसरा कोई नंबर ले लो, 1 2 3 4 दिया है, तो इसका स्क्वायर, तो पीछे 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो पीछे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। तुम्हें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है उसकी। ओके ओके। और मैम ये मेरा लास्ट सेकंड डाउट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। इसमें मैं 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा मैंने बहुत अच्छे रीजंस के साथ लिखवाया है, देखा है? नोट्स है मेरे, जो मैंने लिखवाया है वो नोट्स है। नहीं मैम मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास नहीं है तो फिर किसके पास है बेटा? लेक्चर में कौन बैठता था? तुम ही बैठते थे। हाँ मैम। Following numbers are obviously not perfect square. Give reason. Perfect square होने के लिए पीछे 0 1 4 5 6 और 9 यूनिट डिजिट होने चाहिए। ये यूनिट डिजिट होने चाहिए 1 4 5 6 और 9, और 0 इवन होने चाहिए। 0 शुड बी इवन, मतलब 2 0 होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है। पीछे लास्ट में 4 0 होंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर, 6 0 होंगे तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नंबर ऑफ जीरो शुड बी इवन। आगे वाले कुछ भी हो,
बट नंबर ऑफ जीरो शुड बी इवन पीछे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। एक रीजन ये है, और दूसरा अगर यूनिट डिजिट 1 4 5 6 और 9 में से नहीं है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यूनिट डिजिट शुड बी 1 4 5 6 और 9। ओके। और मैं उस 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का 6 क्वेश्चन नंबर 6 एक ही क्वेश्चन है बेटा, उसका 6 कहाँ से लो? मैम वो 6 बाय स्क्वायर प्लस 7 बाय स्क्वायर प्लस तो 6 नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 6 ही हुआ बेटा पूरा। हाँ पैटर्न समझ में आएगी तो नीचे वाला समझ में आएगा ना। ऊपर पैटर्न क्या दे रखी है तुमको? 1 2 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये है 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आता है। ये फर्स्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो थर्ड नंबर 6 आता है, और उसमें प्लस 1 करो, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 इधर आएगा। तो दिया है 5 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 30 स्क्वायर 31 स्क्वायर। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 30 आता है 6 स्क्वायर आएगा। फिर दूसरा उसके नीचे 6 स्क्वायर स्क्वायर तो 6 और 7 मल्टीप्लाई 6 7 का क्या होता है 42। 42 के बाद नेक्स्ट नंबर 46। डन। यस मैम। नेक्स्ट मैम बस इतना ही है। ठीक है, चलो लोग सामने। मैम मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर के लिए अलाउ कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मैम बोलने में है ना बहुत मतलब वैसा रहेगा। लो करो। यस मैम, थैंक यू मैम। ये रहा मैम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर? 10 वाला। मैम एक सेकंड, चला गया गलती से। यस मैम ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। 10 मैम। यस मैम। A big mega store is having a festival sale and all the items are having 25% discount. Vivek is having a 50 rupees gift card and he has chosen a game whose marked price is rupees 300. A mega store having festival sale, all items, सब items पे 25% discount है, and Vivek is having a 50 rupees gift card. मतलब उसको 25 रुपीज का डिस्काउंट तो सब में है, वो तो मिलेगा ही, प्लस उसको 50 रुपीज और भी लेस होने वाले हैं क्योंकि उसके पास एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, गिफ्ट कार्ड नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कूपन। कूपन, हाँ कूपन रिडीम, हाँ। And he has chosen a game whose marked price is 300. Now Vivek is confused how to calculate the discount and what remaining money need to be paid to the clerk. Okay. The sales clerk has suggested two ways to calculate the concession. Method 1, subtract rupees 15 from the mark price. जो उसके पास वो कूपन है सबसे पहले उसको subtract कर देगा, तो 300 में से 50 माइनस कर देगा, तो यानी बचा कितना 250. अब then takes 25% discount on the remaining amount, तो 250 रुपीस बचेगा. 250 रुपीस में से माइनस करोगे 25 पर, डिस्काउंट हमेशा माइनस करना होता है, तो 250 में से माइनस कर दोगे 25% का डिस्काउंट. मैम आपको स्पॉटलाइट में डाल दो ना। तो सबसे पहले एक वे क्या होगा तुम्हारा? यस मैम। एक मिनट, मैम आपको स्पॉटलाइट में डाल दो ना मैम, आपका वो जो पीछे का मैं तो स्पॉटलाइट में ही हूँ ना, आई एम ऑलरेडी ऑन स्पॉटलाइट. मैम हम आपको पिन नहीं कर सकते।
तो इसमें मेरे को पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा कभी, so I can write it down. मैम आपको दिख रहा है मैम? हाँ, आप देखा कहना है नहीं, मैं मतलब मेरे को पेन का ऑप्शन नहीं आएगा ना, अब आई कैन राइट ऑन द स्क्रीन. मैम उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा एनोटेशन के लिए। मैं नहीं कर रही ना स्क्रीन शेयर. हाँ तो मैम उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं. अब मैं बेटा स्क्रीन शेयर स्टॉप करके बोर्ड पे दिखाती हूँ. सो सबसे पहला ऑप्शन बोला है 50 रुपीज सब्ट्रैक्ट करके फिर फाइंड करने को बोला है. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज मेथड 2, take 25% discount on the mark price and then subtract 50 from it. Now the question for you, do you think both the method will give same result? If not, predict which method will be beneficial to him. And the second is calculate the amount Vivek has to pay to the clerk in each case and what method do the store actually use and why. Okay, chalo screen sharing stop karo. Chalo. यस मैम, मैम अब भी स्टॉप कर दो, जस्ट अ मिनट. ठीक है, 300 रुपीज मार्क प्राइस है. सबको इसमें 25% का डिस्काउंट तो मिल रहा है. सबसे पहली मेथड में बोला है कि सबसे पहले वो 50 रुपीज का जो उसका वाउचर है वो रिडीम कर देते हैं. तो वो वाउचर 300 रुपीज में से 50 माइनस कर दिया, मतलब 250 रुपीज. अब उसको 250 पे डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग. किस पे डिस्काउंट देंगे? 250 पे डिस्काउंट देंगे. ध्यान से सब सुनना. अब उसको डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे मिल रहा है? 250 रुपीज पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है. 250 वो 50 निकाल दे. ठीक है, सो दिस विल बी, तुम लोग का हमारा लेक्चर है ना तुम्हारा जब 5:30 को है वो गया मैम आए शायद. So 25 without making और 100 ये करेंगे 0 0 डायरेक्टली नहीं तो काट दो 0 0 काट दो 5 5 5 2 नहीं तो रहने दो 10 है ना. 25 25 that is 625. 25 to 25 625 divided by 10. मैम 62.5. मैम 62.5. तो 625 डिवाइड तो 62.5 हुआ. अब इसे माइनस कर दो तो ये उसको माइनस हुआ. तो अगर तुम देखो टोटल तो उसको कितना सब्ट्रैक्ट किया उसने. एक उसको 50 रुपए भी कम हुए और एक उसको 62.5 रुपीज कम हुए. तो कितने में वो आया वो तुम माइनस करके फाइंड करो. दिस इज द फर्स्ट मेथड. एंड सेकेंड मेथड इज पहले 25% का डिस्काउंट दे देगा. सबसे पहले वो उसको 25% का डिस्काउंट दे देगा. किस पे? मार्क प्राइस पे. यहाँ पे 25% का डिस्काउंट 250 रुपीज पे मिल रहा था तो इसीलिए सिर्फ 62 रुपीज मिला डिस्काउंट. अब उसको डिस्काउंट कितने अमाउंट में मिल रहा है? 300 पे मिल रहा है. 300 पे अब उसको डिस्काउंट मिल रहा है 25% ऑफ 300. तो इसे सॉल्व करेंगे. 300 25 into 300 upon 100. तो 300 में से कितना माइनस हो गया? 25 मिला 75. पहले उसको 62.5 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा था. अब उसको डिस्काउंट देखो कितना मिल रहा है. ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे 25% हम सिर्फ 250 का फाइंड कर रहे थे तो ऑब्वियसली कम ही आएगा. और यहाँ पे 25% किसका फाइंड हो रहा है? 300 का हो रहा है. तो उसका तो डिस्काउंट ज्यादा ही आएगा ना. तो 300 में से माइनस करो कितना होगा? 325. Sorry, ma'am. 225. 75 माइनस करो कितना आएगा? 225. 225. और 50 रुपए भी माइनस होंगे.
उसके पास 50 रुपए का कार्ड पड़ा है ना, वो वाउचर पड़ा है, 50 रुपीज का फिर वाउचर है। मैम 170। हाँ, तो अभी और भी माइनस हो जाएगा उसको, मैम 175 175। और यहाँ पे कितना आ रहा है? It मैम is 187.5 रुपीज, 187। और यहाँ आ रहा है 175, 5 रुपीज। राइट। तो अगर वो ये मेथड से जाता है तो उसको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है, उसको ज्यादा बेनिफिशियल उसको ये होगा, उसको 175 में मिल जाएगी वो भी। और अगर ये मेथड में जाता है तो उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ओके, तो बेनिफिशियल सेकंड मेथड है उसके लिए। और शॉपकीपर्स जो होते हैं वो कौन सी मेथड करते हैं? तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा, नॉर्मली अपने तो वाउचर लेके चले जाते हैं, है ना? तो दे यूज दिस मेथड, क्योंकि इसमें उनको डिस्काउंट कम देना पड़ता है। तुम उनको बोलोगे ना ऐसा करने को तो भी नहीं करेंगे, they will not do। वो हमेशा पहले वाउचर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आई उसी पे डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट करने के बाद माइनस कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये केस में पहले डिस्काउंट दे दिया और फिर वाउचर कार्ड लगाया, ऐसा कभी नहीं करेंगे। पहले वाउचर कार्ड लगाएंगे फिर ही डिस्काउंट देंगे। फिर डिस्काउंट देंगे। ओके मैम, समझ आ गई। यस माना, मोबाइल यहीं पे ही सबको मोबाइल रखना है, सबको लगा दो। आज का लेक्चर पे यहाँ पे मानव बोलो बेटा। मैम मेरे को आपने चैप्टर करवाने वाले वो एग्जाम में नहीं हो तो मैं लीव हो सकता हूँ अभी? हाँ हाँ, लीव सबको ही होना है बेटा। तुम्हारा इंग्लिश का लेक्चर तुम अटेंड नहीं कर रहे, मोबाइल पे लोग सबको। मैम मेरा सिर्फ मैथ्स का ही है। मैम बट मैम आपसे एक बात बोलनी थी मैम, जिस दिन आप मैम ले रहे हो ना एग्जाम, उसके बाद वाले संडे को है ना मैथ्स की, उसके बाद वाले दिन मैम मेरी 80 मार्क्स की साइंस की एग्जाम है मैम। तो साइंस में कुछ बाकी है तुम्हारा? नो मैम बाकी तो नहीं है, लेकिन मैम और मतलब क्वेश्चन आंसर, फिर मैम एक्सप्लोर, फिर मैम क्वेश्चन आंसर की समरी, वो मैम और अच्छे से रिवाइज करने के लिए मैम। तो मैम उस दिन के अलावा किसी और दिन हो सकता है मेरा एग्जाम? संडे ही होगा बेटा, संडे ही होगा। मैम उसमें क्या ठीक है जो मैम, मैम ये संडे को मैम आपके पास पेपर कहाँ से मिलने वाला है? मैम आप ये संडे को क्या? एग्जाम लेने वाले हो? मैम हमको मैम मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी अलग से कि मैम कौन? Thank you for reminding. Okay. Now I'm going to start and share my screen. But before that, what I want is always see whatever is there in nature. Okay. Methane. Methane, before you were not attending, beta? Methane? Yes, ma'am. Before this, you were not attending the classes or you were keeping your video off? Methane. Ma'am, I am keeping my video off because ma'am, I am a driver. And Rudra Patel, Katlodia. You also, beta. Okay? Both of you. Okay, fine. I hope now you are going to keep it on so that we can interact. Main point is that whatever process is going on in nature and that process is natural, just see all those processes with curiosity, है ना? Rather than seeing them with some other eyes or perspective, see them with that how exactly our nature is prepared, है ना? जैसे भी कुदरत ने बनाया है, नेचर में कोई भी एक आप एंट से लेके सबसे बड़ा एनिमल ले लो, व्हेल तक ले लो, ब्लू व्हेल तक ले लो, कितनी वैरायटी, वास्ट। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे वो बर्ड हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी एबायोटिक फैक्टर हो या बायोटिक फैक्टर, है ना? ऑलवेज उसको इसी क्यूरियोसिटी से देखो। ऑलवेज ये चीज मैटर करेगी कि आप कौन से पर्सपेक्टिव से उसे देखते हो, है ना? एंड दैट पर्सपेक्टिव इज गोइंग टू डिफाइन यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना? किस पर्सपेक्टिव से आप चीजों को लेते हो, दैट विल डिफाइन वेदर who is the Jai and how he is, what is that personality and how she is or how he is. Okay, ऐसे define होते हो। Wonderful example. I don't know that you are watching it or not. I am not watching it, but wonderful example is that Sushant Singh Rajput and Siddharth Shukla, है ना? लोग इतने ज्यादा फैन क्यों है बेटा उसके? बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट शायद थे उनमें से बाकी कोई इतने क्यों ज्यादा फेमस पॉपुलर नहीं थे? वो इंसान कैसे थे ना, उसके ऊपर होता है।
अब उसका किसी चीज को देखने का नजरिया और किसी और का देखने का नजरिया वो अलग होगा जो उसको डिफाइन करेगा। तो जब भी आप ऐसी कोई चीज स्टडी कर रहे हो, क्यूरियोसिटी या ऐसी कोई चीजें हैं जो जनरली बहुत कॉमन नहीं है या रिलेटेड टू बॉडी है या जो भी चीजें है ना, आप उसको कौन से पर्सपेक्टिव से लेते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर्स वैसे, सेकेंड जो चैप्टर है रिचिंग एडोलेसेंस वो भी उसी के ऊपर है कि जैसे आप टीनेज स्टेज में जाओगे वहां से एडल्ट स्टेज में आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू सी दैट चेंज फिजिकली, मेंटली, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू सी द चेंज। और उस टाइम पे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में भी चेंज होगी और उस टाइम पे आप कौन से फ्लो में जाते हो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजें हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आज मुझे पहले ये इसलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस, है ना। सो दैट इज अप टू यू कि आप उसे कैसे लेते हो। फाइन, इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ। ओके, इट कैन बी अगर आप जाके आगे जाके अगर आप बायोलॉजी लोगे या फिर जूलॉजी स्टडी करोगे या डॉक्टर बनोगे, है ना, एवरीथिंग फॉर यू इट्स जस्ट अ स्टडी पार्ट। ओके, fine, we'll continue with our female reproductive system now. Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. System of a male, and now we know that exactly what is that cell, reproductive cell, that is sperm. Okay, sperm, it's a single cell structure. It is also one kind of cell. Now we will see that ovum. We already seen that two types of reproductive cells are there. From mother side it's a ovum or egg cell. Okay, another word is egg cell. Egg means that you are thinking right now, eggs, same eggs, but those eggs we can see them, है ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं कि हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। वो भी एग्स ही है। वो क्या है, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली। ओके, एग्स जो है जनरली खाए जाते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। जैसे आपको पता है 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है आपने, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स के कौन से होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट। फ्रूट है वो राइपन ओवरी है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फ्लावर क्या है, उसके अंदर ये दोनों पार्ट प्रेजेंट है। मेल नहीं बेटा, दोनों में से कोई एक या दोनों पार्ट्स प्रेजेंट, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेम एक सेल्स जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल सेल की तरह है जो माइक्रोस्कोपिक है, ना कि मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स MACRO, मैक्रो, जो हम देख सकते हैं। माइक्रो यानी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। Now, before moving on to the process of fertilization, we need to understand the place where this process takes place. Yes, I am referring to the female प्रोसेस। ओके, वो प्रोसेस है कौन से सिस्टम में होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पहले सिस्टम समझनी जरूरी थी, इसलिए हमने मेल में ये सिस्टम अलग है और फीमेल में अलग है, तो इसलिए हम वो दोनों को पढ़ रहे हैं। फिर बाद में हम स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या है। फाइन, reproductive system. The site of ovum production, fertilization and the uterus are all a part of the female reproductive system. तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रोड्यूस हुआ था, स्पर्म। पहले तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो आगे बढ़ के वो इजेक्ट होता है बॉडी से बाहर, वहां तक स्टडी किया था। सेम चीज यहाँ पे देखेंगे, ओवम कहाँ पे और कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर वो कैसे फ्यूज होके स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस के अंदर एक नया ह्यूमन बेबी, न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी डेवलप होता है फॉर 9 months। ओके, पूरा स्टडी डिटेल में नहीं है, वो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। ओके, बट यहाँ पे फेजेस देखेंगे कि क्या क्या है। मैम System. मैम क्या आप मैम एक बार रिपीट कर सकते हो मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम आप जो बोल रहे हो। क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, नॉर्मल सी मैम बात कि- कर रही हूँ मैं। क्या समझ नहीं आ रहा है, सीधा क्वेश्चन बताओ। चलो मैम आप बोल रहे हो अच्छा, ना मैम, क्या बोलूं, बट
मैम एक बार एक्सप्लेन एक और बार कर सकते हो मैम, समझ नहीं आया हमें को। हाँ बेटा, बट कितनी बार करे? आपने बोला हमने प्रीवियस वाला रिपीट किया, कब से मैं वही रिपीट करे जा रही हूँ। आपको कोई एक स्पेसिफिक मुझे वर्ड बताओ या प्रोसेस बताओ जो समझ में नहीं आई। अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया बेटा। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन, आपका बेस रेडी कर रही हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो Okay, एक चीज ma'am. मुझे बताओ सागनिक, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मेल, एंड एक एग्जाम्पल लेते हैं फीमेल का। अब दोनों खाना खाते हैं सेम, रोटी सब्जी। अब इन दोनों पे डाइजेशन सेम होगा? वहां पे अलग अलग सिस्टम है या सेम सिस्टम है? मैम सेम सिस्टम है ना। ऐसा है कि वो मेल है तो कुछ अलग तरीके से डाइजेस्ट करेगा, या फीमेल है तो अलग तरीके से डाइजेस्ट करेगी? नहीं ना। अगर उसकी नर्वस सिस्टम की बात करें तो दोनों के नर्व सेल्स सेम ही है बेटा। नर्व Yes. सेल जो एलियन की तरह देखते हैं ना, वो नर्व सेल सेम ही है, अलग है क्या? नो और वो सेमी तरीके से काम करेंगे। अगर हम Yes, उनके ma'am. हार्ट की बात करें तो वो हार्ट भी दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, सारे सिस्टम सेम है, एक ही सिस्टम अलग क्यों है? बिकॉज इट्स अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, है ना, इसलिए तो जेंडर आइडेंटिफाई की जा रही है। जेंडर अलग अलग क्यों है? क्योंकि नेचर में रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, तभी वो कोई भी जो भी स्पीसीज की बात कर रहे हैं वो वहां पे मेंटेन रहेगी। कैसे मेंटेन रहेगी? वो रिप्रोडक्शन होगा तब, और उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? हमने प्लांट में ऑलरेडी देखा ही है, इन्वॉल्वमेंट आइदर एक पेरेंट का होगा या फिर दो पेरेंट का हो सकता है। समझ में आया? मैम Yes, मेरा ma'am, भी आ गया डाउट मैम. था। इससे पहले अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये दोनों यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेम होगी क्या? नहीं। यही एक जो चीज है या सिस्टम है या सेल है जो दोनों में अलग है, बाकी सारी चीजें और सिस्टम सेम है, ये बताना चाहती हूँ मैं। जिसमें से फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। मैम मेरा भी एक डाउट था। अभी कोई डाउट नहीं बेटा, बाद में म्यूट कर लो अपने आप को। जो भी डाउट है एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, जितने भी डाउट्स हो आपके, चाहे कितने भी क्यों ना हो, वो सारे डाउट्स में ले लूंगी लास्ट 10 मिनट्स। फाइन, चैट बॉक्स में लिखो, बीच में अगर लेने की जरूरत लगी तो बीच में ले लूंगी मैं। रुद्र बीच में बेटा और कोई क्वेश्चंस नहीं है ना? नॉट रुद्र पटेल, आई एम टॉकिंग अबाउट 591। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद बेस। क्लियर है या नहीं? आप बोलो, अगर नहीं क्लियर है तो मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ 10 बार। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? दो ही चीजें अलग है। ह्यूमन बींग्स में कितने टाइप्स है? सिर्फ 2 टाइप है अभी तक। 3rd टाइप अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है? होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल अभी हम स्टडी नहीं करते। फाइन, या अदरवाइज हमारे पास 2 ही टाइप, 2 ही एग्जांपल्स है, मेल एंड फीमेल। अब दोनों में बाकी सारी सिस्टम सेम है, और सिर्फ एक ही चीज उसको आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट करती है मेल और फीमेल में, वो क्या है? उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स। तो अगर वो दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग तरीके से ही काम करेंगे ना? हाँ या ना सागनिक? Let's have a look at this important system in this video. Do you remember where we began studying the male reproductive system? Yes, it was the site of sperm production. Similarly, Why we already completed a study of reproductive system in male? क्योंकि वही साइट है जहां पे स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब एक बार प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, अब हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग सेल या फिर ओवम कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब दोनों सेल्स रेडी है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उनका फ्यूजन। फिर पहला सेल बनेगा जो सिंगल सेल, जिसको हमने बोला था जाइगोट, और जाइगोट फिर धीरे धीरे डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से न्यूबॉर्न बेबी में, और वो न्यूबॉर्न बेबी मदर वोम से बाहर आएगा एंड देन विल स्टार्ट डेवलपिंग। वो फेज आपको पता है, ठीक है? वो पूरा फ्लो भी देखेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। we will begin learning from the site of production of the egg cell or simply the ovum. So the journey begins from these ovals. Now this is female reproductive system. अगर इसको draw करना is the easiest thing. Simply you are going to show something like, consider, please see it carefully. Okay,
Now consider in my hands right now I'm carrying marbles. मेरे हाथ में बहुत सारे marbles है जो मैंने अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं. Fine. If we are going to see the structure like this, okay, so it's something like कि यहाँ पर जो दो हाथ है जिसने मार्बल्स कैरी किए हैं, राइट, वो पूरा स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखो. हम धीरे धीरे उन सबको लेबल करेंगे, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. मार्बल्स जो है वो क्या है, वहां पे क्या प्रोड्यूस होके आएगा, एग सेल्स या ओवरी, एग सेल्स या फिर एग शेल्स. फाइन. ओवरी आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इट एंड एग सेल्स व्हाट इज इट. ओके, ये इमेज कुछ ऐसे याद रखो. अब यहाँ पे ये हैंड्स है और ये हमारी मुट्ठी है जिसके अंदर मार्बल्स भरे. फाइन, ये सिर्फ ध्यान में रखना, इजीली याद रह जाएगा. Structures called the ovaries, one ovary on either side. Did you notice that the ovaries are connected to these tube-like structures? But they're not connected directly. If we look at it carefully, we find that there are finger-like projections which connect the two. These finger-like projections are very important for receiving the ovum when released from the ovaries. ओके, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था, जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, तो टेस्टिस से डायरेक्टली वो मेन ऑर्गन में नहीं पहुंचते, उनको पहले ट्रांसपोर्ट होना होता है अलग अलग पाथ से, फिर जाके वो मेन ऑर्गन में वहां पे पास होते. तो ये कुछ ऐसा ही है बेटा, हर एक रूम में हमने वाटर टैंक नहीं रखा है, डायरेक्टली वहां से हम पानी नहीं लेते, है ना. वी आर हैविंग देयर वाटर टैंक एट द टॉप, और वहीं से बहुत सारे पाइपलाइंस हमने कनेक्ट करके रखे हैं, जो हर जगह पे जहां में हमें जरूरत है, किचन, सिंक, बाथरूम, जहां पर भी, वहां पे वो सप्लाई होता है ना. तो यहाँ पे अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये है ओवरीज. वन पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वन पेयर यानी 2 in number. One is situated in a left side and one is situated in a right side. Okay, so one pair of ovaries are there, just like that one pair of testes was there in case of male reproductive system. Fine. We are going to see that comparative study also, so you will understand that. Okay, now once that egg cells, यानी egg cells क्या है, वो reproductive cell है. egg cell बोलो या फिर ovum बोलो, दोनों same है. But do they have a scientific name? Yes, these finger-like projections are called the fimbriae. Okay. The fimbriae help to hold the... जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे यहाँ पे ये ओवरी है, मेन ऑर्गन है. जितने भी मैंने जो बताया कि बहुत सारे मार्बल्स मेरे हाथ पे है, उसमें से एक मार्बल अगर रिलीज किया जाएगा, है ना, तो वो रिलीज होके कहाँ पे जाएगा, दिस इज अ ट्यूब लाइक चैनल. फाइन, जो उसको पास करेगा आगे के पार्ट में. तो ये जो ट्यूब लाइक चैनल है, उससे पहले ये जो मार्बल है वो क्या है हमारा, हमने मार्बल को यहाँ पे क्या बताया, एग शेल. ये जो अंदर बहुत सारे मार्बल्स प्रेजेंट है वो रिप्रोडक्टिव सेल है, जिसको हम एग शेल या फिर ओवम बोलेंगे. ठीक है, ओवम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है. अब वहां पे जैसे मैंने हाथ से बताया कि वो चीजें मैंने पकड़ी, तो यहाँ पे पहले फिंगर्स है, ये फिंगर्स है. ठीक है, तो वो पहले पास हो गए फिंगर्स में, फिंगर्स से फिर आगे बढ़े. ठीक है, तो ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है उसको क्या बोलेंगे बेटा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, ये समझने के लिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये है क्या, है ना. फिम्ब्री, फिम्ब्री यानी क्या, फिम्ब्री यानी एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन है. जब ओवम प्रोड्यूस होते हैं अंदर, तो वो पहले यहाँ पे पास हो गए, फिर यहाँ से वो ट्यूब लाइक चैनल में. ट्यूब लाइक चैनल क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवम की, तो हमने वहां पे बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसी डक्ट. डक्ट यानी क्या, डक्ट का मतलब क्या होता है, वो भी एक पाइपलाइन सिस्टम ही है, बट हम पाइपलाइन तो नहीं बोल सकते ना. वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है और वो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को पास करने वाले है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डक्ट. डक्ट यानी एक ट्यूब लाइक चैनल. ठीक है, जैसे सिंक के नीचे ट्यूब होती है, यहाँ पर एरो सिस्टम में ट्यूब्स होती है जिसमें से पानी पास होता है. वाटर पाइपलाइन या ट्यूब होती है इलेक्ट्रिकल वायर्स की, उसमें से ये चीजें पास हो रही है. वैसे यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम देके रखा है ओवी डक्ट. वाई ओवी डक्ट, क्योंकि यहाँ से ओवम पास होने वाला है, इसलिए ओवी डक्ट. इज दैट क्लियर, ओवी डक्ट. ओवी डक्ट से वो आगे बढ़ेगा, वी विल सी दैट. Ovum released and also help to sweep it to the tubes present ahead. But why does the ovum require the sweeping activity? Can't it travel on its own? No, it can't.
Unlike the motile sperm, the ovum is non-motile. Okay, It now can- what's the meaning of motile and non-motile? हमने स्ट्रक्चर देखा था स्पर्म का, अभी हमने डिटेल में नहीं देखा है, वो देख लेंगे एग्स एंड ओवम वाला. स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट? देयर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर लाइक दिस. वहां पे नीचे टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उनके पास टेल है तो वो टेल को मूव करके आगे लोकोमोशन यानी क्या, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव हो सकते हैं, जैसे हमारे पास पैर है और इसलिए हम वॉक करके आगे कहीं पर भी जा सकते हैं. बट यहाँ पे एक सेल एकदम कंप्लीटली सर्कुलर सेल ही है. ओके, तो वो इजीली आगे मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन या मोबाइल, यानी क्या, मोबाइल का मतलब है मोटाइल या मोबाइल का मतलब होता है कि वो मूव कर पाए. ठीक है, नॉन मोबाइल का मतलब क्या है, नॉन मोटाइल का मतलब खुद से वो आगे मूव नहीं कर पाए. राइट, सो अब उनको अगर हमें पास करना तो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्वीपिंग एक्टिविटी. स्वीप करना यानी क्या, जैसे हम कचरा स्वीप करते हैं, है ना, तो कुछ वैसे अगर हम उसको स्वीप करके आगे पहुंचा पाए, so that process that we are going to see here to move this ovum further. cannot move until it is pushed or swept by some other cells. Now, these tube-like structures that we are referring to since a long time also have a scientific name. They are called as the fallopian tubes. Okay, And what do you another think word will be is their importance? fallopian tube, जो मैंने अभी आपको बताया, that tube is known as oviduct is also one name, and fallopian tube is a scientific name. Okay, fallopian tube that is connected to this finger-like projection and also to the main part of the female reproductive system. Let me guess. Is it that they connect the ovaries to the uterus? Yes, that is definitely one important function. But more important than this is the fact that the fallopian tubes are the site of fertilization. Yes, it is the fallopian tubes where the sperms are able to fertilize. Okay, now this is important. Okay, fertilization means fusion of male and female gametes. Only cells. I'm saying cells. Okay, जो हमने देखा था कि एक सेल होता है और दूसरा होता है स्पर्म सेल, उनका फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब पे, ना कि यूट्रस पे. ओके, यूट्रस में नहीं होता फर्टिलाइजेशन, कहाँ पे होता है, ये फैलोपियन ट्यूब पे. देन फर्दर इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस. Sperm cell will enter inside female reproductive cell. The ovum. And from here, the zygote starts dividing and grows into an embryo. After fusion of a male and female reproductive cell, that is sperm and egg cell, first cell is known as what? First cell को हमने क्या नाम दिया था, zygote. Same चीज हमने प्लांट में भी देखी थी कि अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स अगर फ्यूज हो गए और जो नया सेल बनेगा वो कॉम्बिनेशन होगा मेल और फीमेल का, जिसको हम बुलाएंगे, ये हमारा फॉर्म है जो हम थे फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर इन द वोम ऑफ आवर मदर. यानी सबसे पहले हम सिंगल सेल स्ट्रक्चर ही थे, जिसको क्या बोला जाता है, जाइगोट. ये जाइगोट फिर डेवलप हुआ था फर्दर, एक में से 2 सेल में 4, 8, 100, 1000, बिलियन, ट्रिलियन आके अब हम बने हैं. राइट, सो ये सबसे पहला स्टार्ट है और पहला सेल है जिसको हम जाइगोट बोलेंगे, जो फर्दर मूव करेगा और एस्टेब्लिश होगा यूट्रस की वॉल पे, और फिर वहां पे वो पूरा डेवलप होना स्टार्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बेबी. ओके, नाउ विल कंटिन्यू. Embryo. Now, where will this embryo go further? Needless to say, the uterus. We know that the uterus, commonly referred to as the womb, is the site of development of a baby. And दिस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी. वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है. ये नैरो लाइक जो ट्यूब है, inside that fertilization will take place and further it will pass on inside the uterus. अब next step क्या होगा, यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे. हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, बट ये वाला आप स्टडी करोगे हायर स्टैंडर्ड 9th and 10th में कि एक्चुअल में ये सारी चीजें कैसी होती. बट हाँ, यहाँ पे एक चीज है, यूट्रस की जो इनर वॉल है वो बहुत ही थिक हो जाएगी, जनरली वो बहुत डेलिकेट होती है. बट इस टाइम पे जब वहां पे बेबी डेवलपमेंट होता है या हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे ये वॉल बहुत थिक हो जाएगी क्योंकि उसको सपोर्ट करना होता है किसको,
डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कनेक्टेड विद दैट यूट्रस, यानी मदर के वोम। दिस इज द वोम, ओके, वोम जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी डेवलप होता है, यानी जो डेवलप हो रहा है वो। अब जाइगोट यानी सिंगल सेल है, जाइगोट में से वो किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो क्या है, सबसे पहले एम्ब्रियो का मतलब होता है दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबी। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी वहां से एक में से 4 सेल, 8 सेल, 400, 4000 इतने सेल्स बन के धीरे धीरे एक राउंड बोलस से बोलस, या जैसे आपने देखा था कि बोलस हमारे माउथ में खाना पूरा मिक्स्ड होके कैसे बनता है, गोला, ठीक है, वो बनेगा। उसमें से ये ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू, टिश्यू में से फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हेड रीजन दिखाई रहा है, मतलब वो देखने पे हमें पता चल रहा है कि ये हेड होगा। फिर यहाँ पे ये देखने के पता चलेगा कि ये लेग्स हो गए, है ना। पहले स्टेज में आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे कि उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है, ठीक है, अननोन फेज है। फिर धीरे धीरे जब वो डेवलप होगा कि हाँ ये तो ह्यूमन बेबी है, क्योंकि वहां पे हैंड्स दिख रहे हैं, लेग्स दिख रहे हैं और ह्यूमन बॉडी की तरह वो क्लियरली विजुअलाइज होगा। फाइन, ये सारा डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, यूट्रस पे। इसीलिए यूट्रस और मदर बॉडी, है ना, मदर्स बॉडी इज गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो शी इज द मदर ओनली, है ना, हमारी मदर। व्हाई? because she is going to take care of this developing baby inside a womb for 9 months continuously। 9 months के लिए ये पूरा डेवलपमेंट चल रहा होता है, everything, it's developing everything from our head to toe, है ना। can you imagine that after that 9 months one new life will come out, है ना, out of mother's womb। so womb is a very important part of female reproductive system, uterus जिसको बोला जाता है, right, uterus, जिसके अंदर ये पूरा डेवलपमेंट होता है। और उस टाइम पे that body of mother will become very strong so that she can carry this much amount of weight, है ना, she will become very strong। we are going to see this step by step exactly what are those changes will happen, right? And when the growth of the baby is completed, it comes out of the mother's body through the vagina. Okay, Do we know once the development will finished after 9 months, okay, so after 9 months, before that we are going to see one more thing, okay, we need to understand exactly how it's going to happen, okay। now once the development will finish, this developed baby will come out of that mother's body through vagina, okay। but now at the time that baby is connected to this uterus with umbilical cord। now what is this cord, है ना, you will say that what is umbilical? umbilical is the word, जैसे आपके कोई भी डिवाइस जो होते हैं वो उसके मेन सोर्स या वायर से, उसके 3 पिन प्लग से कनेक्टेड होते हैं, है ना। अगर वो काट लोगे तो कनेक्शन टूट गया। बट हियर वंस इट विल डेवलप, ये जो कनेक्शन यूट्रस के साथ ह्यूमन बेबी क्यों कनेक्टेड था, बिकॉज दिस डेवलपिंग ह्यूमन बेबी वाज गेटिंग इट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ब्लड एंड एवरीथिंग फ्रॉम हर और हिज मदर थ्रू दिस कनेक्शन ओनली। अगर वो कनेक्शन बीच में टूट जाता, this baby cannot survive। there are lots so many cases that we can understand right now, but it's not we are going to discuss in 8th standard, okay। so once it will just come out of that vagina, the mother's body, doctor will cut off this umbilical cord, okay, and you will see that right now also we are having that mark, on our stomach area, है ना। so we are having that mark just because of that we were connected through that cord to our mother's body and we were receiving everything from our mother's body, है ना। whatever your mother is going to eat, that will receive that baby। fine, this is that overview of this procedure। fine, now there are some special cases also। in case of twins, what will happen if 2 eggs will start releasing? generally only for 1 month either of the side, suppose this month of September, that female is releasing 1 egg cell or ovum from the left side of ovary, right, only 1 egg cell will release। if that egg cell is not going to receive sperm cell, means fertilization will not take place, so this egg cell will goes out of that female's body and that is known as menstruation,
Okay, because female is not receiving sperm cell, so further that fertilization will not take place, and that egg cell will goes out of that body. So on the next month in October, right side of ovary will release one egg cell into this tube and will wait for the sperm cell. If it's not going to receive once again sperm cell, once again it will also release outside the body, and that is known as menstruation. Okay, menstruation. But if it will receive the sperm cell, will fuse, fertilization will take place, and will just start developing that human baby inside the uterus. There are numbers of factors, what time it will take, how it's going to do this and that. There are so many things you need to study about this reproduction, but not in 8th standard. Fine. What the vagina is? It is basically a small passage that opens to the exterior. It is the site where sperms are received in the female's body. On the other hand, the same passage is used for passing the baby out of the body during childbirth. Vagina is nothing but a passage from where actually that baby will come out or the sperm will enter. Okay, and that's why we were discussing why that sperm is consisting of protecting layer. उसके आजू बाजू में प्रोटेक्टिंग लेयर क्यों होता है? बिकॉज स्पर्म्स आर डेलिकेट स्ट्रक्चर. अगर वो एंटर हो रहे वजाइना में तो वजाइना एसिडिक होता है, यानी वो एसिडिक कंडीशन से हो सकता है कि पूरा डिसॉल्व हो जाए या फिर डैमेज हो जाए. सो फर्दर इट विल नॉट पास ऑन एंड फ्यूज विद द एग सेल्स, है ना. सो इसीलिए पहला केस, फर्स्ट केस इज दैट इट्स प्रोटेक्टेड. ओके, हमने देखा था कि वो मॉइस्चर एक प्रोटेक्टिंग लेयर से वहां पे कवर्ड होता है. दूसरा है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे स्पर्म सेल एंटर नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ पे कैसा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ एक ही एक सेल रिलीज होता है हर महीने, और आइदर ऑफ दैट ओवरी, आइदर हमारे पास वन पेयर यहाँ पे हमने डिस्कस किया ओवरी में, अगर इस महीने यहाँ पे लेफ्ट साइड से हो रहा है रिलीज तो यहाँ पे राइट साइड से नेक्स्ट मंथ होगा. अगर एक से ज्यादा रिलीज होगा तो वो पॉलिसिस्टिक ओवरी है, वहां पे चांसेस है कि ट्विंस हो, डबल्स, है ना, ट्रिपलेट सुना होगा, क्वाड्रुप्लेट सुना होगा, यानी एक साथ वहां पे एक से ज्यादा ह्यूमन बॉडीज डेवलप हो रहे हैं. अगर एक से ज्यादा एग्स रिलीज हुए, देखो ये नॉर्मल से एग्जांपल है, इससे पहले ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर से एक एग सेल रिलीज हुआ और यहाँ पर से भी इस बार हुआ. ओके, तो अगर दोनों एग सेल यहाँ पे रिलीज हुए और यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स एंटर हो रहे, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पर्म सेल एंटर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही कैपेबल होगा जाके फ्यूज होने के लिए एग सेल से, और वही डेवलप होगा ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बेबी में, क्योंकि जब उसके ट्रैवल जर्नी है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथवे, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म सेल्स दे आर गोइंग टू डाई, है ना. इसलिए एक या दो ही कैपेबल होंगे जाके फ्यूज होने में, और अगर उस टाइम पे दूसरा भी यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे दो स्पर्म फिर कैपेबल होंगे जाके फ्यूज होने में, तो फिर यहाँ पे ट्विंस के चांसेस है प्रोड्यूस होने के. ठीक है, तो स्पर्म सेल जाके प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म सेल जाके फ्यूज होंगे, और फिर नाउ यू नो द व्हाट इज द प्रोसेस. Now that you've learned both the reproductive systems, can you tell me which one is more complex than the other one? Just think for a moment. If you think it is the male reproductive system, then you may be wrong. Yes, the female reproductive system is more complex. The system is designed for the complete process of fertilization as well as the growth and the development of the baby. That is the reason why it is slightly more complicated compared to the male reproductive system. This was just an overview of how the female reproductive system is. We would get to know how every organ in this system works efficiently when we understand the process of fertilization and the development process of the embryo. Okay, that is our next topic. अब ये हमने क्या स्टडी किया, सिर्फ अभी तो सिस्टम स्टडी किया कि कौन कौन से पार्ट है, राइट. हमने ये देख लिया कि कौन कौन से पार्ट है. अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, राइट. व्हाट इज दैट फर्टिलाइजेशन? Are you a financial
Among all kinds of pain that a human goes through, childbirth is generally considered to be the most severe. Yes, the pain that a female goes through is unbearable. So we have all given our mothers that intense pain while coming into this world. But have you ever wondered about how you got this life? What were the series of steps that made you grow into this structure from being a single cell? Let's have a look at this most important process that helped us gain life. Yes, I am referring to the process of fertilization. How do we define it in simplest words? Fertilization is the process in which a male gamete fuses with a female gamete, giving rise to a zygote. So how will this process begin? When one sperm among all the others is able to penetrate the egg cell, then the egg releases certain chemicals. Okay, now this is the process that I was talking about. Fine. Only single egg cell will produce through ovary. Now you know that what is ovary? One pair of ovary either side of the female reproductive system. Okay. Suppose left side is producing this cell. Now this cell is going to fuse with only one sperm cell. So यहाँ पे we can see that numbers of sperm वो पूरी एक journey है. I'm going to show the journey, but right now all of them they are coming through that acidic passage of female reproductive cell system, right? And that is vagina. So that acidic condition will almost destroy all of them, but few of them are still capable of still continuing their journey. And those who are still capable of continuing their journey, they are going to fuse here. Penetration yani kya? They are going to penetrate inside, right? And one of them will fuse here to form a single cell zygote. These chemicals make sure that no other sperm will now penetrate this egg. The first step begins now when the male nucleus from the sperm fuses with the female nucleus. Okay, now you know that sperm cell is also one cell and this ovum or egg cell is also one type of cell. दोनों के अंदर nucleus है present, right? अगर हम sperm cell की बात करें, so sperm cell अब उसके पार्ट की अब बात करेंगे हम, फाइन. पार्ट की बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसका जो सेल है उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस. कोई भी नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? वहां पे एक मेम्ब्रेन होगा, एक न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा और बाकी सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सेम यहाँ पे स्पर्म सेल में सिर्फ शेप अलग है, बट यहाँ पे और क्या डिफरेंस है? टेल है और एक कॉलर रीजन है, फाइन. जहां पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस जाके कहाँ पे फ्यूज होगा? न्यूक्लियस ऑफ एग सेल के, है ना. फिर जाके अब जो नया सेल ये बनेगा, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही स्पर्म कैपेबल है ऑफ डूइंग व्हाट? फर्टिलाइजेशन. ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, फाइन. एंड फिर ये सेल क्या बन जाएगा? zygote, first cell. That is already sitting right there in the big fat egg cell. The fusion stimulates a cascade of reactions which will further give rise to several successive cell divisions. The consecutive cell divisions then give rise to an embryo. ये वाला ध्यान से देखो बेटा. नॉर्मली जब एक फ्यूजन होता है, ये फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद दोनों कंबाइन हो गए. इसीलिए जब यहाँ पे जो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है ना, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होता क्या बेटा? न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए. अब यहाँ पे सेल डिवीजन हम नहीं पढ़ने वाले कि सेल कैसे फ्यूज होता है या जो दोनों के डीएनए है, मेल एंड फीमेल, फादर और मदर के, वो कैसे फ्यूज होते हैं, वो आप 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है. अब दोनों फ्यूज होते हैं, इसलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर की आती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की आती है, राइट. अब ये फ्यूज हो गया. अब जो सेल बनेगा वो पहला सेल जाइगोट है. Actions which will further give rise to several successive cell. ओके, सक्सेसिव सेल डिवीजन यानी क्या? वो डिवाइड होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, है ना. अगर आप जब 1 साल के थे, फिर 3 साल के, 5 साल के, 10, 15, 20, 25, 40, 60, 80, ये सारे अलग अलग डेवलपमेंट है आपके, राइट. वैसे यहाँ पे सेल के डेवलपमेंट हो गए. Divisions. ये 1 में से 2, 2 में से 4. The consecutive cell divisions then give rise to an embryo that will further develop into an organism. So, is this process of fertilization the same in all the organisms? Think for a moment.
In order to answer this question, we have to keep in mind two major facts. Firstly, the process of fertilization is simply the fusion of gametes. Secondly, the place where the fusion of gametes can take place may be different in various organisms. So now, can we answer the question correctly? Yes. The simplest answer is that the process of fertilization will almost be the same. This is because it involves the fusion of gametes. Gametes यानी फिर से reproductive cells. Okay, gametes यानी reproductive cell from father's side, mother's side, or we can say male or female side. Okay, it's going to fuse and form a new. यहाँ तक हर एक animals में procedure same होगी, यानी fertilization होगा. But उसके बाद फिर process change हो सकती है कि वो development after fertilization process क्या है. However, the location where the fertilization occurs may be different in animals. For example, in humans, Now the this baby is grows important. inside the mother's body. However, have you seen babies of frogs? They're not born from inside the body of the female frog. Okay, this is important. Monsoon season इस बार इतना नहीं है कि हमने I think frogs भी commonly हम generally देखते हैं, but इस बार वो भी देखने नहीं मिला क्योंकि उतनी बारिश ही नहीं हुई, right? But you will see कि उनके जो tadpoles होते हैं, tadpole यानी उनके developing जो frog के न्यूबॉर्न है ना, वो पानी में होते हैं, ना कि मदर बॉडी के अंदर. बट ह्यूमन बींग्स में वो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन तो दोनों में अंदर बॉडी में ही होता है, बट आगे की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे आप देखोगे कि पानी में होगी और यहाँ पे मदर्स बॉडी में. Like in our case. This gets us to the concepts of types of fertilization. The first example explains that fertilization occurs inside the female's body. Hence, such a type is referred to as internal fertilization. ओके, अब दो पार्ट है फर्टिलाइजेशन के, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल से क्या समझ में आता है? अंदर. एक्सटर्नल से क्या समझ में आता है? बाहर. किसके अंदर और किसके बाहर? मदर्स बॉडी के अंदर या फिर बाहर. मदर के बॉडी के अंदर या फिर बाहर, राइट? तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पूरी प्रोसेस हुई है या फिर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो कहाँ पे हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में. तो वो तो कहाँ पर है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर, राइट? तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. In this case, the sperms from a male's body enters the female's reproductive tract and reach the fallopian tubes where the egg cell awaits. The fusion of both completes the fertilization process inside her body. All higher animals like mammals exhibit this type of fertilization. Now, can you guess the next type? Yes, it will be the external fertilization. As the name suggests, the process will involve fusion of gametes outside the female's body. Frogs are examples belonging to this category. In this case, the unfertilized eggs are released in the water. Okay. Now the sperms... Now that female body is going to release eggs outside, है ना? You know that we were discussing eggs, normal eggs, right? So those eggs we can see, right? Here also you can see the eggs. Those eggs are going to be released by female body outside in the water. And also from the male side also they are going to release the sperm. Okay, now this sperm and egg cells, they are going to fuse, but it's not inside the body, है ना? ये body के अंदर नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? बाहर हो रहा है body के, इसलिए वो external fertilization है. From the male body will be released on these eggs and will fertilize them. अब समझ लो कि वो बहुत ही ज्यादा नंबर में एग्स रिलीज करते हैं. अगर वो सारे के सारे एग्स और स्पर्म्स फ्यूज हो जाएंगे तो हमारा पूरा अर्थ बढ़ जाएगा किससे? फ्रॉग से. बट ये हर चीज में, चाहे फिश ले लो, चाहे कोई भी एनिमल ले लो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, वहां पे ये सारे नंबर्स मेंटेन होते हैं. क्यों? जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो, क्योंकि ये पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है. अगर इस पानी का पीएच सही नहीं है या फिर वहां पे हम देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स एनवायरमेंटल काम करेंगे. अगर यहाँ पे देख लो कि कोई चीज गिर गई तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या फिर देख लो कि यहाँ पे किसी चीज का केमिकल सब्सटेंस मिक्स हो गया तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना? बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाएंगे और बाकी सारे वहीं पे किल. Result, the fertilization process will be accomplished in the water outside the female's body. Many aquatic animals, including fish, exhibit this type of fertilization. This is how fertilization takes place in animals.
Now, the most important thing we need to know is how the embryo develops. Do what ओके ये हो गया सेकंड प्रोसेस. दोनों सेल फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ. अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है. अब वो फ्यूजन यानी फ्यूजन वाला सेल यानी कौन सा? जाइगोट. जाइगोट कहाँ पे मूव करेगा? यूट्रस में जाके और फिर डेवलप होगा ह्यूमन बेबी में. सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. The journey of life begins with a single cell. But later, it is no longer alone. It divides repeatedly to form a mass of many cells together. And in this video, we are going to learn about this beautiful process that helps us grow to what we are from a single cell. Yes, we will be talking about how the embryo develops. Do we have a scientific name for this process of embryo development? Absolutely. It's called the process of embryogenesis. एम्ब्रियोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन. किस चीज का यहाँ पे प्रोडक्शन फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है. एम्ब्रियोजेनेसिस. In simplest words, embryogenesis is the process that follows fertilization. Where exactly does the fertilization take place in humans? जाइगोट डेवलप होगा किसमें? एम्ब्रियो. ओके. Yes, it takes place in the fallopian tubes of the female reproductive system. However, before reaching the uterus, the embryo undergoes a series of divisions that help in its growth and development. डिवाइड होते होते Let us focus on one of the fallopian tubes where the egg cell has got fertilized. Now, this fertilized egg cell will divide to form 2 cells, followed by 4, and so on. This results in the formation of a ball-like structure. This ball contains many cells inside it. Do you know what this ball of cells is referred to as? When the cell number in it is 16, known as morula. Morula is the only phase बेटा, but 9 months तक बहुत और सारे phases भी होते हैं. वो सारे अगर आप स्टडी करोगे तो आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा, जो एक्चुअली MBBS में स्टडी होगा. और कुछ चीजें 9 to 12 में हो. ठीक है. सो मोर्यूला यानी 16 सेल्स एक साथ वो पूरा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा. दिस मोर्यूला इज गोइंग टू सेट नाउ. then it is referred to as the morula. This further divides to form a structure called the blastula. So will it have double the number of cells in it? Blastula is just a stage where the cells arrange themselves such that they form a hollow mass structure. In fact, अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे जिससे बीच में एक hollow structure बन जाए, क्योंकि अब डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है, राइट? the cells align themselves to the ends and leave a cavity within, which gets filled with the fluid. But yes, हाँ, डेवलपमेंट वो नेसेसरी है, बस ओवरव्यू लिखना है, ठीक है. बट ये समझना बहुत ही जरूरी है. मोर्यूला, देन ब्लास्टुला. ब्लास्टुला यानी कि hollow region क्रिएट होगा ताकि उसके अंदर The next stage of development will be the blastocyst. It is the stage where the embryo will have cells that have got differentiated and will even differentiate further. Now, what exactly is this process of? ये कुछ ऐसा है कि सेल डिवाइड होते रहेंगे. कब तक? क्योंकि उसको बिलियन और ट्रिलियंस नंबर तक पहुंचना है ना. अगर बुर्ज खलीफा बना रहे हो, अगर आप 100 ब्रिक्स ले लो या 1000 ले लो या 1 लाख भी ले लो, 10 lakhs ले लो, उससे काम नहीं होगा. आपको अच्छा खासा उसमें अमाउंट चाहिए, नंबर चाहिए होगी ब्रिक्स के, राइट? और फिर जाके वो पूरा बुर्ज खलीफा या पिरामिड या जितने भी बड़े से मॉन्यूमेंट्स है वो बनेंगे, राइट? वैसे यहाँ पे अगर कोई बॉडी को पूरी की पूरी बॉडी बनानी है, it's going to take those cells, right? Differentiation. Let me explain. Have you ever thought that if we all started our lives with a single cell, then where do all these different types of cells in our body come from? Yes, I know it's from the single cell that was present at the beginning. But how is this possible? The answer to this is the differentiation process. As the name suggests, it is the process in which one cell gets differentiated from the other cells in its vicinity. As a result, we get a whole new variety of cells from these differentiated ones after success. Differentiation यानी नॉर्मल सी चीज बेटा, डिवाइड हो गए. डिवाइड यानी क्या? सेल डिवीजन आप बाद में पढ़ोगे, बट समझ लो कि अगर हमारे पास घर में 15 मेंबर है ना, फैमिली मेंबर्स 15 है या 10 मान लो, चलो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? अगर हर रोज चपाती बनानी हो
सो यू आर गोइंग टू सी कि बहुत बड़ा पहले वो आटा गूंथ के वो डो रेडी करना पड़ेगा, फिर उसमें से हम बहुत सारे छोटे छोटे से वहां पे डो निकाल लेंगे चपाती बनाने के लिए। सिंपल। हाँ, सेम चीज यहाँ पे होती है, बट कैसा होता है, एक में से दो डिवाइड होते हैं, दो में से तीन, फिर चार, पांच, ऐसे करके बिलियंस एंड ट्रिलियंस में सेल डिवाइड होते हैं। सिर्फ सेल डिवाइड होना यानी क्या, सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो या ऑर्गेनल्स हो, ये सारी चीजें डिवाइड होती रहती है। डीएनए वो भी डिवाइड होगा, एवरीथिंग दैट इज देयर इनसाइड सेल वो डिवाइड होगा। फाइन। Divisions. So coming back to the blastocyst stage. कथन आपको पहले से बता दूं बेटा, अगर आपका टाइम अप हो जाए तो खुद से निकल जाना, मुझे टाइम याद मत दिला रहा है ना, क्योंकि हम लोग कई बार सेशन में हमें जब लेट एंटर करवाया जाता है तो हम ऑलरेडी 5-6 मिनट वेस्ट कर लेते हैं ना, तो पीछे में थोड़ा एक्सटेंड करूंगी, तो जिसको भी ये लगता है ना कि मैम टाइम अप हो गया बस, है ना, बाय मैम, तो आप खुद से वो मीटिंग लेफ्ट कर लेना, ठीक है, मुझे मत बताना बेटा, ठीक है। It is now a mass containing differentiated cells. As it grows further, the body of the embryo begins to develop. But for its proper growth and development, don't you think the embryo will require nutrition? Of course, yes. And where will it derive the necessary nutrition from? You may say the mother's body. That's correct, yes. But how will that be possible when the blastocyst is still moving inside the reproductive tract? It is not connected to the point from where it can derive nutrition. Hence, the blastocyst needs to be connected to that particular location. This is where the most important stage of implantation comes into the picture. इम्प्लांटेशन यानी अगर किसी प्लांट को आप ऐसे ही लेके घूमोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसको वहां पे जाके प्लांट करना पड़ेगा सॉइल में, है ना, तभी वो ग्रो और डेवलप होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको वहीं से न्यूट्रिएंट्स वाटर मिलेगा और फिर जाके वो CO2 और सनलाइट लेके फूड वहां पे प्रोड्यूस करेगा। सेम इसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, अभी तो वो सिर्फ सेल के फॉर्म में, ये जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है ना, ब्लास्टोसिस्ट पूरा का पूरा नया ह्यूमन बेबी बनने वाला है, बट वो कैसे बनेगा जब तक उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सो इट्स गोइंग टू गेट कनेक्टेड। Can we guess what could it be from the name itself? Yes, it is the step where the blastocyst now attaches itself inside the mother's body at one fixed position. It implants itself there. And where will this position be? Of course, inside the uterus. That is the place where the baby grows, right? So the embryo now attaches itself in the uterus. Few of the main reasons for attachment is deriving nutrition, giving away wastes, and exchanging gases. This is served through this barrier that we can see here. This barrier is an organ called the placenta. So can we say that the placenta connects the baby with its mother? Absolutely. Now the embryo is all set to grow into a baby. The stage where the organs of the baby's body starts developing such that they can be identified is called as the fetal stage. Now this is important. जहाँ से हम आइडेंटिफाई, अब तक के स्टेज ऐसे थे, वो स्टेजेस में आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें से ह्यूमन बॉडी डेवलप होने वाला है या और कुछ, है ना, बट एक स्टेज आएगा जब वहां पे ऑर्गन्स डेवलप होंगे और वो ऑर्गन्स होंगे ह्यूमन बॉडी के, और तब वो स्टेज को हम बोलेंगे फीटस। ओके, फीटस स्टेज यानी जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हाँ हैंड्स है, लेग्स है, राइट, तो वो स्टेज है जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग की है, दैट इज फीटस or fetal stage. And the embryo can now be called a fetus. The fetus grows in the uterus after taking the required amount of time, and when the growth is completed, the child is all set to enter this beautiful world. This is how an embryogenesis takes place in most of the animals. But wait a second. We have seen that a hen lays eggs and the chicks emerge out from these eggs. It means they do not grow in the body of their mother. Yes, development of the embryo takes place in two different ways. The parameter to categorize these types is the location of the embryo development. ये हमने पहले ही देखा, इंटरनल है या एक्सटर्नल, राइट, ये एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन के वहां पे पहले एग सेल्स जो है, वी आर गोइंग टू सी, फ्रॉग्स में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन बाहर होता है बॉडी के, और यहाँ पे भी क्या है, डेवलपमेंट बाहर हो रहा है ना, डेवलपमेंट विल सी हियर। So how do we categorize the two types? It's simple.
The first type is as we have seen in the case of humans. The fetus grows inside the mother's body. It results in the mother giving rise to the young one directly. Such a type is called the viviparity. ओविपेरस, विविपेरस, we will see. विविपेरस यानी एंड ओविपेरस यानी जहाँ पे एक सेल रिलीज हो गई, ओविपेरस, ओवी मतलब वहां पे रिलेटेड टू व्हाट, एग्स बाहर रिलीज हो गए और फिर वो डेवलप हो गए जो भी नई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे पूरा डेवलप होके वो जो भी न्यूबॉर्न है वो बाहर आएगा, इसलिए उसको वीवी बोलते हैं, विविपेरस. And these organisms will be called as? Yes, they're called as viviparous organisms. On the other hand, the case of hen is an example of the oviparity. And the organisms exhibiting it are called the oviparous organisms. Well, this was about the process of the embryogenesis, the development of the embryos. Okay, Do you remember? fine. Now we'll continue in next session. Fine, beta. All of you, please take care, and whatever we have completed today, do one thing, just go through it, with it, all those topics, okay? And I'll take your all questions first in next session. फिर बाद ही हम next topic start करें, okay? Is it clear? एक बार पूरा देख लो and then let me know. Fine? Bye, beta. Take care.